सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आप मेरे साथ सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि इस सेशन में करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके का भी संग्रह देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है करंट के वे सारे आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। उनके लिए सवेरे नहीं होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उनके लिए सवेरे नहीं होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद को छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। ये मोटिवेशनल कोट मेरे ऊपर बैठता है दोस्तों। मेरा करंट अफेयर्स का सेशन का व्यू नहीं जाता है। रोज हताश होता हूं, लेकिन एक सुबह में जब आपके सामने आता हूं तो एक नई ऊर्जा के साथ सोचता हूं कि आज फिर दमदार प्रदर्शन करूंगा और हो सके कि मैं अपने असफलता को देख रहा हूं तो सफलता कहीं काफ़ी करीब हो मेरे सामने। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप असफल होते जाइएगा मन हार जाएगा, आप उसके कले होकर सफल हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार पिछले वीडियो से पूछा गया प्रश्न के साथ। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में खुबानी उत्सव, कौन उत्सव दोस्तों? खुबानी उत्सव 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लद्दाख में हुआ था। अक्सर दोस्तों उत्सव से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और वीडियो के बीच में जैसे करंट अफेयर्स के बाद में उत्सव से क्वेश्चन भी हम भी आपसे करा रहे हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट या नोट करते चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? सबसे पहले जानते हैं विश्व चगास रोग दिवस, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो WHO के द्वारा 2020 में, कब दोस्तों? 2020 14 अप्रैल 2020 में विश्व चगास रोग दिवस को मनाया गया, यानी वर्ल्ड चगास डिजीज डे। 24 विश्व चगास रोग दोस्तों 2025 चगास रोग से होने वाली पीड़ा पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य सेवाओं तथा दीर्घकालीन देखभाल तथा समान पहुंच की मांग करता है। 2025 की थीम इस बात पर जोर देती है कि रोकथाम, नियंत्रण और रोगियों की देखभाल में सभी की साझा क्या हो, जिम्मेवारी हो। इस बार की थीम क्या है विश्व चगास दिवस की? रोकथाम, नियंत्रण और रोगियों की देखभाल में सभी की साझा जिम्मेवारी हो। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को ही बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस हुआ था दोस्तों। 1990 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, और ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इन सारी बातों को कल मैंने बताया था, आज पुनः आपके सामने एक बार इसको दोहरा दिया हूँ। आइए अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण दिवस मिसलेनियस है आपको, और ये आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछ दिया गया है। ये आपके स्क्रीन पर जितना भी दिवस दिया गया है सर, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ये पूछे हुए क्वेश्चन को मैंने आज डाला हूँ यहाँ पे। पिछले बार में क्या होता था कि जो क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता था उसको डालता था, लेकिन ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 टाइम नहीं 2 टाइम नहीं, बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है दोस्तों। पहला नंबर में है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये हम लोग कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं। और कोई बता सकता है किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और इस बार का 2025 का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया था? तो नागपुर में मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विशिष्ट क्या थे? अतिथि थे दोस्तों। अब है विश्व युवा दिवस। क्या है? विश्व युवा दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये भी 12 जनवरी को ही मनाते हैं हम लोग। उसके बाद शहीद दिवस। ये महात्मा गांधी की शहादत के, यानी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गोली मारी थी दोस्तों। उसी साल से हर एक साल हम लोग 30 जनवरी को, कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है विश्व कैंसर रोग दिवस। क्या है? विश्व कैंसर रोग दिवस। ये पूछा गया प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। 4 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व कैंसर रोग दिवस। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। अब है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो हम लोग ये 28 फरवरी को मनाते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो 9 जनवरी को मनाते हैं। और इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपके सामने जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, VVI प्रश्न है। फिर इसी तरह से 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछड़े यानी राज्य में जितने भी SC ST के बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप में यानी उनके पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्चा होगा, रहन सहन पाठन पठन जो भी खर्चा होगा, वो हरियाणा गवर्नमेंट यानी नायब सिंह सैनी के द्वारा उसको सहन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हरियाणा। और दोस्तों हरियाणा ने अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही अग्निवीर में यानी हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा में जो अग्निवीर है दोस्तों, अग्निवीर 4 साल खटने के बाद पुनः अपने राज्य में आएंगे, उनको 20% आरक्षण देने का प्रावधान किस सरकार ने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। नीलगाय जो हरियाणा का राजकीय पशु है दोस्तों, उसको मारने की अनुमति हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इसलिए मारने की परमिशन दी गई है क्योंकि नीलगाय से दोस्तों फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचता था। ऐसा करने वाला बिहार भी है दोस्तों। बिहार नीलगाय प्लस जंगली सुअर इन दोनों को मारने की अनुमति दे चुका है। अब आते हैं अगले पेज पर और अगला पेज देखते हैं आपको हरियाणा से संबंधित है कुछ दोस्तों। ये आपके 2 जो चेहरे दिख रहे हैं, 3 तस्वीरें दिख रही हैं। एक नायब सिंह सैनी है और एक पंडारू दत्ता है। एक क्या है दोस्तों? नायब सिंह सैनी है और एक पंडारू दत्ता है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के क्या है दोस्तों? वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है और पंडारू दत्ता हरियाणा के राज्यपाल है। बात कर ले दोस्तों राजधानी की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है दोस्तों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल की अगर बात कर ले तो पंडारू दत्ता वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। क्षेत्रफल की अगर बात कर ले तो 44,212 है। क्षेत्रफल की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की तो 44,212 वर्ग किलोमीटर वहाँ की क्या है? क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करते हैं गठन की, तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर को हुआ था और 1 नवंबर को ही हम लोग हरियाणा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब विधानसभा सदस्यों की संख्या है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो दोस्तों विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो ये एक सदात्मक है, यानी इस राज्य में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। और विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो 90 यहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। अब वहीं बात करते हैं हम लोग राज्यसभा सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोस्तों यहाँ पे 5 है। क्या है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे 12 है। राजकीय पशु नीलगाय है दोस्तों। और प्रमुख नदी की बात की जाए तो जमुना और घाघरा वहाँ की प्रमुख नदियाँ है दोस्तों। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ 90% लोग कृषि पर आधारित है। गुड़गांव हरियाणा का महत्वपूर्ण शहर है दोस्तों, जो कि दिल्ली से सटे है। ये रहा हरियाणा के बारे में कुछ जानकारियाँ दोस्तों, जो आप सभी जानते हैं। रिवीजन के तौर पर आपको रिवीजन भी हो गया। अब आते हैं हरियाणा से ही रिलेटेड करेंट अफेयर्स आपको दिखाते हैं। अभी हरियाणा से हम लोग को जाना नहीं है। क्या है? हरियाणा से जाना नहीं है। बात कर रहा है दोस्तों किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू की है? किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला को क्या किया है? लागू किया है। तो हरियाणा ने। किस राज्य ने दोस्तों? हरियाणा ने। उसके बाद है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आपको बता चुके थे 20% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बना है? तो हरियाणा राज्य बना है। हरियाणा राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है? ऐसा राज्य कौन हो सकता है? किस राज्य ने अब सभी मदरसों में, राज्य के सभी मदरसों में NCERT बुक को क्या कर दिया? पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पिन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। 6 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस
वर्टिकल रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिसका पुराना नाम क्या है, पंबन रेलवे ब्रिज है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किसे वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित लेखिका, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता है दोस्तों पी शिवकामी। कौन है? पी शिवकामी को फिल्म निर्माता पंडित रंजीत द्वारा स्थापित नीलम संस्कृत केंद्र की ओर से वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार से क्या किया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 14 अप्रैल को दिया जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पी शिवकामी। क्या हो जाएगा? पी शिवकामी। अब देखते हैं अगले पेज पर आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। ये लीजिए दोस्तों, ये आपके सामने आ गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024, यानी 2024 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप परीक्षा दिए होंगे, 4-5 परीक्षा दिए होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस टाइप के पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन टकराया होगा। तो आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान है दोस्तों, शाहरुख खान की मूवी थी जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो शाहरुख खान है, जवान फिल्म से ही रिलेटेड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी है, किस फिल्म के लिए दोस्तों? तो श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, फिल्म एनिमल के लिए। वो जो गाना नहीं था, इस पर ग्लास रख के कहता था टंग 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 टंग, उसी एनिमल के लिए है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स 12वीं फेल के लिए है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एटली, फिल्म जवान के लिए है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म गुड मॉर्निंग है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ओपेनहाइमर है दोस्तों। तो ये 2024 के दादा साहेब पुरस्कार की कुछ झलकियां है। और दोस्तों 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया था? तो 2022 का दिया गया था। 2024 में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन दा को दिया गया था। अब आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मिलिंग संबंधित चिंताओं के चलते हाइब्रिड धान के बीजों पर प्रतिबंध लगाया है? बाप रे बाप। किस राज्य सरकार ने दोस्तों मिलिंग संबंधित चिंताओं के चलते हाइब्रिड धान के बीज पर? तो पंजाब सरकार ने कम आउट टर्न रेशियो और उच्च टूट फूट दरों का हवाला देते हुए संकर धान के बीज की बिक्री पर क्या लगाया है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया, जिससे किसानों का क्या होगा? मुनाफा प्रभावित होगा। किसानों और विशेषज्ञों का तर्क है कि संकर अधिक उपज और पानी की दक्षता प्रदान करते हैं। समस्या गलत कटाई समय, समस्या इसकी क्या है? गलत कटाई का समय है, सुखाने और पुरानी मिलिंग की तकनीक है दोस्तों। विशेषज्ञों का दावा है कि प्रतिबंध बीज अधिनियम 1966 के साथ टकराव करता है, जो केंद्र द्वारा अधिसूचित संकर बीजों की बिक्री अनुमति को देता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा दोस्तों। ओवरऑल बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो फसल है दोस्तों, इस फसल की बुआई से जो कटने का समय है, जो समय से पूर्व हो जाता है तो काटने में भी परेशानी होती है, और ये खाने योग्य चावल नहीं हो पाता है दोस्तों। इसलिए सरकार इस पर क्या लगाया है? इसके बीज पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब आते हैं, देखते हैं भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में दोस्तों भारत में क्या हुआ था? अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 1972 में। अगर आप इस सारे क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं, वीडियो को देख रहे हैं सीरियस मोड में, तो इस क्वेश्चन का उत्तर फटाफट आप देते चले। भारत के एंटी टैंक मिसाइल कौन है? भारत की जो एंटी टैंक मिसाइल है वो कौन है? तो नाग है। कौन है दोस्तों? नाग भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग नाम है। उसके बाद कह रहा है भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? उधमपुर है। उसके बाद भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल कौन है? भारत के प्रथम युद्ध मिसाइल की अगर बात की जाए तो पृथ्वी है। पृथ्वी भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल है। उसका भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। करनाल, करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, निश्चित है इसमें से क्वेश्चन टकराएगा आपके एग्जाम में आने वाले किसी भी परीक्षा में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे IIC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को। किसे दोस्तों? सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ ICC से संबंधित है दोस्तों, तो आइए थोड़ा बताते हैं।
आईसीसी का गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कौन है, कहाँ है, और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो दोस्तों आईसीसी का गठन 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था आईसीसी का गठन। आईसीसी के अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी वर्तमान समय में आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। कौन है, जय शाह है आईसीसी के अध्यक्ष। और आईसीसी का मुख्यालय की अगर हम लोग बात कर लें तो दुबई में है। कहाँ है, दुबई में है। उसके बाद अब बीसीसीआई, आईसीसी को छोड़ देंगे तो बीसीसीआई को पकड़े हैं तो बीसीसीआई को काहे छोड़ दे, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है दोस्तों, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है दोस्तों, पुरानी चर्च गेट, मुंबई में पुरानी चर्च गेट है। अब बीसीसीआई का तो यहाँ स्थापना नहीं दिया गया है, लेकिन बता देते हैं बीसीसीआई का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, स्थापना की अगर बात कर ले हम लोग, स्थापना की बात कर ले तो 1928 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। तो ये आपके सामने आईसीसी और बीसीसीआई का गठन, अध्यक्ष और मुख्यालय है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर आते हैं। अगला पेज कह रहा है दोस्तों, हाल ही में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है। तो दोस्तों लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश अपना देश भारत बना है, यानी हिंदुस्तान बना है। अब हिंदुस्तान, तो आइए जानते हैं कुछ संबंधित तक। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है दोस्तों, तो इसमें भारत आपका 36वें स्थान पर है। कितना, 36 नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 36 नंबर पर है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले कितने देशों में शामिल हुआ है, तो भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है, 10 देशों में शामिल हुआ है। वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार कौन बना है, तो वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार अपना देश भारत बना है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर था, तो 109वें स्थान पर था, 109वें स्थान पर था। उसके बाद महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किसे हरा कर जीता है, तो सबसे पहले जानते हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब ये भारत ने इंग्लैंड को हराकर, किसे, इंग्लैंड को हराकर भारत ने खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस देश के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया, तो चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर कोयला उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पहला स्थान किसके पास है, तो चीन के पास है दोस्तों। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है कि हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों एससी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपको तेलंगाना बन गया है। कौन राज्य बन गया है, तेलंगाना राज्य बन गया है दोस्तों। अब आते हैं तेलंगाना मार्स गैस, ये साइंस आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। मार्स गैस किसे कहते हैं, साइंस के टीचर हैं सर, मैं मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस की अगर बात कर लें तो मीथेन को कहा जाता है सर्वाधिक हल्की गैस। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन होता है दोस्तों, सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। उसका सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु की अगर बात की जाए आज तो गर्दा उड़ा दिए सर। लिथियम। सबसे भारी धातु यूरेनियम। सबसे ओशनियम। सबसे भारी धातु ओशनियम। हाँ। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा और सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। ये आपका साइंस से था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। हाल ही में T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो IPL नहीं देखता होगा।
100 में 90 लड़का जरूर आईपीएल देख रहा है, नहीं देख रहा है तो आईपीएल का जरूर खबर रख रहा होगा कि आज माही कितना रन मारा है, विराट कोहली कितना रन मारा है। विराट कोहली का टीम लगातार 18 साल से फ्लॉप चल रहा है, फाइनल में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों 100 अर्धशतक पूरा करने का रिकॉर्ड अपने चीकू भैया के नाम हुआ है। किसके नाम हुआ है? चीकू यानी विराट कोहली के नाम हुआ है। साथ ही में अगर बात कर दें तो 13,000 रन का आंकड़ा इन्होंने क्या कर लिया है, पार कर लिए हैं। अब क्रिकेट से संबंधित ही अगला पेज पर आपको क्वेश्चन दिखाएंगे हम। क्रिकेट सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि के लिए चुना गया है? क्रिकेट सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि के लिए चुना गया? तो जेम्स एडरसन को। किसे दोस्तों? इंग्लैंड के बल्लेबाज है जेम्स एडरसन। उसके बाद है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली दोस्तों। कौन बने हैं सर? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला रोहित शर्मा। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। LT फाइनेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह को LT फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने सागर जिले के बांदा और शाहगढ़ वन क्षेत्रों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य नाम से 258.64 वर्ग किलोमीटर के नए वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की है। अंबेडकर की 134वीं जयंती के पहले शुरू किया गया है। यह अभयारण्य राज्य का 25वां अभयारण्य बन गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सागर जिला, यानी मध्य प्रदेश के सागर जिला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। अगले पेज पर आते हैं और अगला पेज वाह क्या है दोस्तों, ये भारत के इधर हाल फिलहाल में यानी 2000 ईस्वी के बाद ये भारत के दोस्तों टाइगर रिजर्व बने हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये दोस्तों किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2021 ईस्वी में हुई थी। ये राजस्थान में है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2021 में हुई थी इसकी स्थापना। रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या है दोस्तों? रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में 2022 में है। उत्तर प्रदेश 2022 में है। उसके बाद है धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व। क्या है? धौलापुर करौली टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? राजस्थान में। 2023 में इसका हुआ था उद्घाटन। राजस्थान में है। 2023 में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये पढ़ाए थे आपको मध्य प्रदेश में 2023 में। ये MP यानी मध्य प्रदेश में 2023 में भी इसका शिलान्यास हुआ था। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ 2024 में पिछले साल पढ़ाए थे। छत्तीसगढ़ 2024 ईस्वी में। कब इसका गठन हुआ था? छत्तीसगढ़ 2024 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आई है? तो दोस्तों जापान की जनसंख्या में, किस देश के? इस साल फिर जापान की जनसंख्या में 9 लाख की गिरावट आई और लगातार 14 साल से जापान की जनसंख्या में गिरावट आ रही है दोस्तों। आइए अब जापान, तो किस देश ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा दिया है? तो कौन सा देश दिया है दोस्तों? तो ये जापान दिया है। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटाका का, किसका दोस्तों? टोमिको इटाका का निधन हो गया था। कितने साल पर? 116 साल, 116 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। किस देश ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटाने के लिए लेजर से गैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? तो जापान।
किस राज्य ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया गया था दोस्तों? हॉर्नबिल नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड। उसके बाद है टाइफून सनशान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया था? तो जापान में। जापान का सबसे विनाशकारी तूफान था दोस्तों, जिसमें जापान में क्या किया गया था? हाई अलर्ट जारी किया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फॉरेंसिक परीक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में दोस्तों। फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने फॉरेंसिक परीक्षण संगोष्ठी का क्या किया है? आयोजन किया है। अब आते हैं दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कुछ अनुसंधान संस्थान, जो कि कल भी आपको पढ़ाए थे और आज भी उसका कुछ पार्ट है, यानी उसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है, पार्ट बाई पार्ट, यानी 6 क्वेश्चन का समावेशन आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा। कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसकी बात करें तो कटक में है। उसके बाद केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर कहाँ है दोस्तों? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में है। उसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र क्या है दोस्तों? केंद्रीय आलू शिमला, केंद्रीय आलू शिमला, शिमला का आलू खाए हैं। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। उसके बाद है भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, ये भी कानपुर। और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है आपको दोस्तों, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है, वे किस राज्य में हुआ है दोस्तों? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यह क्वेश्चन बेहद ही लाजमी है और फिर कह रहे हैं कि क्वेश्चन BBI है, आपके आगामी किसी भी परीक्षा में देखिएगा, टपकेगा जरूर दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा, ये थंबनेल दोस्तों 1 से 12 अप्रैल 2025 का रिविजन क्लास का है, इसको आप एक बार जरूर देखें। 10 मिनट का वीडियो है, 40+ क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट अंदाज में इसका आंसर देना है आपको दोस्तों। यह सेशन मेरा आज का समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।